नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। कल प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई है। करनाल में भी उपचुनाव था विधानसभा का, वहां पर भी वोटिंग हुई है। हरियाणा लोकसभा चुनाव में महज 65% मतदान हुआ है, जो कि पिछली बार के मुकाबले काफी कम है। चुनाव आयोग का टारगेट इस बार 75% तक का था, लेकिन पिछली बार लगभग 70% मतदान हुआ और उसके मुकाबले में इस बार करीब करीब 5% कम मतदान हो पाया है। और करनाल उपचुनाव की बात करें तो 57.8% ही मतदान वहां पर हुआ है। हालांकि वोटिंग प्रतिशत में अभी बदलाव हो सकता है, लेकिन जो अभी तक के आंकड़े सामने आए हैं उस पर विश्लेषण करेंगे कि क्यों इतना कम मतदान हुआ है। क्योंकि फाइनल आंकड़े तो चुनाव आयोग कई दिन बाद भी जारी करता है, 2-3 दिन बाद फाइनल आंकड़े आने की संभावना है, लेकिन बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं, 1-2% का फेरबदल इसमें होने की ज्यादा संभावनाएं रहती हैं। अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक अगर बात करें, अगर वास्तव में कम वोटिंग हुई है, 5% तक का मतदान हुआ है, तो इस मतदान ने सभी 10 लोकसभा सीट जीतने के दावे करने वाली कांग्रेस और बीजेपी की चिंता बढ़ाने का काम किया है। राजनीतिक विश्लेषकों की अगर माने तो कम मतदान से ये साफ है कि हरियाणा में किसी भी एक पार्टी की कोई लहर नहीं थी, ना मोदी लहर थी ना कांग्रेस की लहर थी, जो कि दोनों पार्टियों की तरफ से दावे किए जा रहे थे। इस तरह की बातें अब कही जा रही हैं राजनीतिक गलियारों में। हालांकि परिणाम 4 जून को सामने आएंगे, पूरी तरह से स्थिति साफ हो जाएगी 4 जून को, लेकिन उससे पहले सियासी गलियारों में क्या चल रहा है इस पर चर्चा करेंगे। तो हरियाणा में वोटिंग प्रतिशत में काफी कमी देखने को मिली है इस बार। गर्मी बहुत ज्यादा थी, गर्मी को लेकर के पहले से इस तरह का अंदेशा था कि वोटिंग फीसद प्रभावित हो सकता है, और साथ ही साथ क्योंकि कई फैक्टर काम करते हैं, कई तरह की चीजें काम करती हैं वोटर्स को मतदान केंद्र तक लाने के लिए। चुनाव आयोग की तरफ से हालांकि कोशिशें की गई, सीधे मैसेज लोगों के मोबाइल फोन पर भेजे गए चुनाव में हिस्सा लेने के लिए, और तमाम जो दिग्गज हैं राजनीतिक दलों के, वो भी लोगों के बीच में लगातार जाते रहे। हरियाणा की अगर बात करें तो सभी 10 की 10 सीटों पर चुनावी मुकाबला तो काफी दिलचस्प नजर आ रहा था शुरुआत में, और अभी भी हालांकि ये दिलचस्पी बनी हुई है, क्योंकि चुनाव परिणाम अभी तक सामने नहीं आए। तो देखना होगा कि कितनी टक्कर कौन से नेता को, कौन से उम्मीदवार को कहां पर मिली है, कौन जीता है, कौन हारा है, कितने वोटों से हारा है। ये तमाम बातें तो इसके बाद डिस्कस हो पाएंगी, इसके बाद ही इन पर चर्चा हो पाएगी जब चुनाव परिणाम सामने आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो मुख्य जो बात सामने आई है अभी तक वोटिंग के बाद से, वो ये है कि वोटिंग फीसद काफी कम रहा है। 223 उम्मीदवार थे चुनावी मुकाबले में 10 की 10 सीटों की अगर बात करें तो, और 223 उम्मीदवारों के लिए वोट डले हैं। किसको कितना प्रतिशत वोट मिला है ये 4 जून को स्थिति साफ होगी। लेकिन हरियाणा में जो मतदान कम हुआ है उसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि हरियाणा में क्यों इतना कम मतदान हुआ है। क्या रही प्रदेश में कम वोटिंग की वजह? क्या गर्मी ही वजह थी या फिर कोई और भी वजह है? कम मतदान से किसे फायदा है, किसे नुकसान है? क्योंकि सियासी गलियारों में इसके बहुत इस बारे में चर्चा की जाती है। कम वोटिंग से क्या चुनावी परिणाम बदल सकते हैं, कितने चुनावी समीकरण बदल सकते हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि कम वोटिंग जब होती है तो उसका फायदा सत्ता पक्ष को मिलता है, इस तरह की बातें भी कही जाती रही हैं। लेकिन सत्ता पक्ष को क्या वाकई फायदा होगा या फिर विपक्ष को फायदा होगा, ये तो चुनाव के परिणाम जब सामने आ जाएंगे तभी पता चल पाएगा। लेकिन अपने अपने हिसाब से हर कोई अपने हक में जो है उसका असर ढूंढने की कोशिश करता है, चाहे उम्मीदवार हो चाहे दल हो। और अब कम मतदान हुआ है हरियाणा में, ये अपने आप में सियासी गलियारों में फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है कि इसके फायदे किसे हैं और किसे इसका नुकसान है। अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अधिक बातचीत उनसे करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों हरियाणा में इस बार इतना कम वोटिंग फीसद जो है वो सामने आया है। अमित, जैसा कि हमने पिछले कुछ चरणों की अगर बात करें तो देखा है कुछ दिनों बाद चुनाव आयोग की तरफ से आंकड़े जारी किए गए हैं, उसमें 1-2%, 3% तक बढ़ोतरी जो है वो वोटिंग प्रतिशत में देखने को मिली है। तो संभावना है कि हरियाणा में भी ये थोड़ा सा और फेरबदल हो सकता है। लेकिन शाम के 8 बजे, रात के 8 बजे तक की अगर बात करें तो 65% मतदान हरियाणा में हुआ है, जो कि पिछली बार से काफी कम है। इस बार 75% का टारगेट था चुनाव आयोग का हरियाणा में, लेकिन उससे तो बहुत नीचे रह गए इस बार मतदान। क्या वजह मानी जा रही?
जैसा कि आप खुद ही कह रहे हैं कि अभी 2-3% का बदलाव होना संभावित है फाइनल आंकड़ों में जी। और 65% का मतदान तो खुद चुनाव आयुक्त, राज्य के चुनाव आयुक्त अनुराग अग्रवाल बता चुके हैं कि जो 8 बजे तक का आंकड़ा उनके सामने आया वो 65% था, जो कि पिछली बार से 5.34% कम था। यानी कि अभी अगर 2-3% आंकड़ा अगर फेरबदल होता है तो फिर आंकड़ा 2% के करीब, 2.5% के करीब ही कम रह जाएगा। वो भी उसके पीछे जो कारण है वो भीषण गर्मी भी उसका एक कारण रह सकती है और खासतौर पर कुछ उदासीनता मतदाताओं में देखी गई और जो उम्मीदें लोगों को थी, वोट डालने जाने वालों के लिए मतदाताओं के बीच उम्मीदें थी, उन्हें लगा कि वो पूरी नहीं हो पा रही है। कई जगह प्रत्याशी उन्होंने नापसंद किया और 2019 की बात करें, देखिए 70.34% का मतदान दर्ज हुआ था, जो कि पिछली बार की अपेक्षा आज के जो 8 बजे तक के आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक 5.34% सीधे रूप में कमी दिखा रहा है। लेकिन ये देखिए अभी कोई भी दल, आपने सही कहा कि कोई भी राजनीतिक दल खुश भी नहीं हो सकता, निराश भी नहीं हो सकता। लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक निश्चित रूप से चिंता की बात यह है कि शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत कम आया है। चाहे वो सोनीपत की बात करें, सिरसा की बात करें या जो कोई फरीदाबाद की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, शहरी क्षेत्र में जो मतदान कम आया है वो निश्चित रूप से भाजपा को एक उम्मीद है कि जो राम मंदिर का मुद्दा है और जो तमाम मुद्दे हैं उसमें शहरी मतदाता उनके साथ जुड़ा और वहां अगर मतदान प्रतिशत आता है तो निश्चित रूप से उनके लिए चिंता की बात है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो मतदान आया है उसको लेकर कांग्रेस खुश हो सकती है, लेकिन अभी यह एक तरह का ट्रेंड ही है। और दूसरी हितेंद्र, एक बात महत्वपूर्ण बात यह भी है कि देखिए 2019 में कई मसले थे, पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद जोर शोर से बढ़ चढ़कर मतदाता उत्साहित हुआ और पुरजोर वोटिंग की। हालांकि 70% से ज्यादा की मतदान जो उस समय हुआ तो उसे लोगों ने कई रूप में देखा था। कई लोग ज्यादा मतदान को एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी मानते हैं कि सत्ता विरोधी लहर में ज्यादा वोट लोगों ने दिए। लेकिन उस समय जो बम्पर जो वोटिंग हुई उसका बम्पर फायदा बीजेपी को मिला, क्योंकि सीधे रूप में उनके जो उम्मीदवार थे वो कई लाख वोटों से जीते। चाहे एक नया रिकॉर्ड भी देश में बना, करनाल की बात करें तो देश भर में दूसरे नंबर पर जो जीत दर्ज हुई थी वो करनाल के उम्मीदवार के रूप में संजय भाटिया की दर्ज हुई और फिर कृष्णपाल गुर्जर की भी जीत जो है रिकॉर्ड मतों से हुई। तो ऐसे में देखिए लाखों मतों के अंतर से दूसरे उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा, तो वो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा हुआ और वो एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, वो क्या थी फिर। और अगर वोटिंग प्रतिशत घट जाता है तो उसे कई मायने में ऐसा सोचा जाता है कि सत्ता को फायदा हो गया। तो ऐसे में कोई भी ऐसा एक ट्रेंड जो है वो खुद में खुद जो वोटिंग प्रतिशत आया उसके बाद जो परिणाम आए उस एक स्टैंड पर वो कायम नहीं रहा। 2019 में बम्पर वोटिंग हुई तो भाजपा को फायदा हुआ, वो सत्ता में थी, हरियाणा में भी सत्ता में थी, केंद्र में भी थी। तो ऐसे में उनके लिए एंटी इनकम्बेंसी नहीं हुआ, उनके लिए तो फायदा हुआ, बम्पर जीत मिली। और अब जो वोटिंग प्रतिशत कम आया है उसे अगर अभी के मौजूदा आंकड़ों के हिसाब से ही देखें तो देश भर में ही देखिए बड़े बड़े जो राज्य हैं वहां पर वोटिंग प्रतिशत कम आया है। चाहे राजस्थान की बात करें, उड़ीसा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, बिहार में भी आंकड़ा कम आया है। पश्चिम बंगाल जो है दूसरों से अलग, उसने एक ट्रेंड बनाया है, वहाँ बड़ा राज्य है लेकिन वहाँ वोटिंग प्रतिशत अच्छा खासा आया है। वहाँ हर चरण में वहाँ पर सबसे ज्यादा वोटिंग जो है वो लगभग दर्ज की जा रही है। हमें निश्चित रूप से हितेंद्र वहाँ की वोटिंग प्रतिशत जो है, अब उसी अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करें पश्चिम बंगाल की, तो वहाँ के जो अगर सत्ता में वहाँ जो ममता बनर्जी है टीएमसी की पार्टी, तो अगर उसे बम्पर वोटिंग वहाँ की है मतदाताओं ने, तो क्या उसे सत्ता विरोधी लहर माना जाएगा? यह तो परिणाम ही बताएंगे। लेकिन इसके लिए क्या कहा जा सकता है? और दूसरे बड़े राज्य जो पिछड़े रह गए मतदान के मामले में, उनमें गर्मी का एक प्रकोप था। देखिए पिछले 15 दिनों से गर्मी बहुत ज्यादा है। और हरियाणा की बात भी करें तो कल 25 मई का दिन था और 9 तपा की शुरुआत हुई, यानी भीषण आग जो है वो आसमान से बरसती है। और ऐसे में भीषण गर्मी के बावजूद जो प्रबंध चुनाव आयोग को करने थे
वो वैसे प्रबंध करते हुए यहाँ दिखाई नहीं दिए। और दिव्यांग मतदाताओं की बात करें तो उनके लिए भी ज्यादा सुखद प्रबंध नहीं थे, उनके लिए भी कई बूथों पर व्हील चेयर का प्रबंध बिल्कुल, नहीं इस पर था। भी चर्चा तो करेंगे, इन्होंने इस पर भी उठाए और भी ज्यादा बातचीत करेंगे अमित, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र जी, आपका स्वागत सबसे पहले तो हरियाणा न्यूज पर। और चर्चा हम इसी बात को लेकर के कर रहे हैं कि क्यों इतना कम मतदान हुआ है हरियाणा में, क्योंकि अगर मैं बात करूं हरियाणा चुनाव आयुक्त हैं उनकी तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए शाम 8 बजे के, उसमें 65% मतदान, और जो वोटर टर्नआउट एप्लीकेशन है भारतीय चुनाव आयोग की, उसमें 62.14% ही मतदान अभी दिखा रहा है। यानी कि इसमें 3% का तो फेरबदल हो चुका है, और भी इसमें थोड़ा बहुत 1-2% का फेरबदल होने की संभावनाएं हैं अभी भी। तो किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि पिछली बार से कम ही मतदान इस बार नजर आ रहा है? नहीं, देखिए, पूरे देश भर में यही ट्रेंड देखने को मिला है कि पिछली बार जो 2019 में मतदान का जो परसेंटेज था, उससे सब जगह सभी राज्यों में परसेंटेज कम ही रहा है। जो भी अब तक के 6 चरण हो चुके हैं, सभी 6 चरणों में लगभग बराबर सही हो गया, 65-66। तो मतदाता एक तरह से मुझे लग रहा है कि उदासीन सा हो गया है। उसको लगा है कि जिस तरह से जोश खरोश के साथ 2019 में जो मुद्दे बने थे और जिस तरह से जोश के साथ मतदान किया गया था, वैसा कुछ मतदान कोई भावनात्मक लहर नहीं है। और मतदाता बहुत एक तरह से बहुत सामान्य स्थिति में है। तो सामान्य स्थिति में जो मतदान का प्रतिशत रहता है, मुझे लग रहा है इस बार वो वही स्थिति है। कोई विशेष कारण नहीं है कि मतदाता बहुत एक तरह से बहुत कुचलकर मतदान करे, कि कोई जैसे शेयर मार्केट में उछाला जाता है, ऐसी स्थिति नहीं है। सामान्य स्थिति है, तो मतदान तो हुआ ही है। लेकिन अब इसको कोई हार जीत से भी नहीं जोड़ा जा सकता। वजह क्या मान रहे हैं? क्या गर्मी ही मुख्य वजह है इतने कम मतदान की, या फिर कोई और भी वजह है? नहीं, गर्मी तो एक कारण होता ही है, चलिए, लेकिन पिछली बार भी तो गर्मी थी। पिछली बार भी इसी सीजन में चुनाव हुए थे, 2019 के चुनाव भी। वो तो जो लोकसभा का चुनाव है, वो तो उसके टर्म के कार्यकाल के अनुसार जो है होता है। तो लगभग एक ही टाइम रहता है कि गर्मी का पीरियड रहता ही है चुनाव का। तो वो भी है कि उसको गर्मी को कोई बड़ा फैक्टर नहीं मान सकते। अब यही है कि मतदाता कोई बहुत किसी वेव में नहीं है, वो किसी भावनात्मक लहर में नहीं है, वो सामान्य स्थिति में है। तो सामान्य स्तर पर मतदान रहा है। तो अब देखते हैं कि इसके क्या परिणाम आते हैं, क्योंकि ये जो है कभी कम हुआ मतदान, कभी ज्यादा हुआ, एंटी इनकम्बेंसी, प्रो इनकम्बेंसी, इससे जोड़ना संभव नहीं है। क्योंकि जब तो समय समय पर ऐसे रिजल्ट आते रहे जो ये शो करते हैं कि मतदान अगर कम हुआ तो उससे किसी पार्टी को नुकसान नहीं हुआ, जैसे जो सत्तारूढ़ है तो उसको नुकसान नहीं हुआ, और बढ़ गया तो सत्तारूढ़ को नुकसान नहीं हुआ। अभी देखिए, पिछली बार अगर मतदान प्रतिशत बढ़कर हुआ तो भारतीय जनता पार्टी पावर में थी, दूसरी तो और सीटें बढ़ गई। बिल्कुल। तो ये है कि उस समय भावात्मक मुद्दे, जैसे पुलवामा की चर्चा करते हैं, तो पुलवामा अटैक था और सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह भी कुछ हो गई थी, उस समय हो चुकी थी, जो सर्जिकल स्ट्राइक हिंदुस्तान की तरफ से की गई थी पीओके में। तो वैसा मुझे लगता है कि उससे कुछ भावात्मक ऐसी लहर बनी कि उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में अच्छा जवाब दे रही है, खास तौर से पाकिस्तान के मामले में और फॉरेन पॉलिसी के मामले में थोड़ा सा ताकत दिखा रही है। तो हो सकता है कि उसकी वजह से उछाल रहा हो, कुछ ऐसे मुद्दे रहे। अब इस बार तो ये है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का ही था, मंदिर तो बन ही चुका था। अब इसको सब लोग, मुझे लगता है कि उस मुद्दे पर सब सामान्य स्थिति में आ चुके हैं। अब कोई ऐसा नहीं है कि जो बहुत भावात्मक स्थिति पैदा करे। तो उसके हिसाब से ही मतदान सामान्य रहा है। और अब इसके क्या किसके फेवर में गया, किसके खिलाफ गया, ये तो परिणाम उसी पता चले। तो कोई खास असर किसी भी पार्टी का कोई खास असर जो है वो आप मान रहे हैं कि दिखाई नहीं दिया है, यानी कि सामान्य मतदान हुआ है। लेकिन अमित, पहले सुना जाता था एंटी इनकम्बेंसी एक वर्ड कि सत्ता विरोधी लहर चल रही है, इसलिए वोटिंग फीसद जो है ज्यादा होने की संभावनाएं हैं। फिर 2019 के बाद ये भी कहा जाने लगा कि प्रो इनकम्बेंसी भी हो सकती है, यानी कि सत्ता समर्थित लहर भी चल सकती है, जो कि 2019 में देखने को मिला। लेकिन उसी के कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव में हरियाणा में दिखाई दिया था कि किस तरह से सत्ता समर्थित लहर भी कमजोर पड़ गई थी, लेकिन सरकार में फिर से बीजेपी आ गई थी हरियाणा में। लेकिन इस वोट फीसद का क्या अनुमान लगाया जाए? क्या क्षेत्रीय दलों को भी हरियाणा में इस बार कोई फायदा होता हुआ दिख रहा है, या फिर जिस तरह की बातें चल रही थी, बीजेपी और कांग्रेस जो क्लीन स्वीप की बातें कर रही थी, वैसे ही कुछ यहाँ पर मुकाबले में देखने को मिलेगा, या इन दोनों दलों में ही सीटों का जो है वो बंटवारा परिणाम आने के बाद देखने को मिल सकता है?
देखिए हितेंद्र, निश्चित रूप से जो लग रहा है माहौल जिस प्रकार का, उससे स्पष्ट तौर पर तो यह कहा जा सकता है कि दो कोणीय मुकाबले ज्यादा देखने को मिले। सीधे रूप में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार आमने सामने की टक्कर दोनों एक दूसरे को दे रहे थे। त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश हुई, कुरुक्षेत्र में हुई अभय सिंह चौटाला की ओर से, लेकिन उतना जो कामयाबी वाला जो एक त्रिकोणीय मुकाबला होता है, दिखता है, वैसा अभी तक तो नजर नहीं आया ट्रेंड को देखते हुए। और ऐसा ही कमोवेश ऐसी ही स्थिति जो अगर पूरे प्रदेश की बात करें 10 की 10 सीटों पर है, तो ऐसा त्रिकोणीय मुकाबले वाला सीन जो है वो नजर नहीं आया। और हिसार में एक जो बड़ी दिलचस्पी भरा मुकाबला, एक पारिवारिक मुकाबला देखने को मिला, जिसमें चौधरी देवीलाल का नाम लेकर ही सभी उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे थे। और वहां भी देखिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की और जो रणजीत चौटाला खड़े हुए और कांग्रेस के उम्मीदवार जेपी जयप्रकाश, उनके बीच ही सीधा मुकाबला देखने को मिला। हालांकि जो चौटाला परिवार की दो जो सदस्य और हैं, नैना चौटाला, सुनैना चौटाला, वे भी मैदान में डटी हुई थी, लेकिन वो मुकाबला जो चौकोणीय नहीं बन पाया। ऐसा जो राजनीतिक गलियारों में भी इसी प्रकार की चर्चा है और विशेषज्ञ भी मानते हैं। और जिस प्रकार का जो स्थिति बननी चाहिए थी, कई और भी सीटें हैं, चाहे सीधे रूप में मुकाबला ही जो लग रहा था कि कांग्रेस और भाजपा ही लड़ाई लड़ रही है, बाकी उम्मीदवार सिर्फ अपनी हाजिरी लगाने के लिए आए। उन्हें जनता कितना समर्थन देगी या नहीं देगी, और क्या वे अपनी जमानत भी बचा पाएंगे या एक सम्मानजनक वोट ले पाएंगे, इसमें संशय है। कई ऐसी सीटें हैं जहाँ चेहरा उतरा। गुरुग्राम में राहुल जो फैजलपुरिया में चुनाव मैदान में उतरे, उन्होंने कोशिश करी बड़ी अपनी तरफ से, लेकिन लग नहीं रहा कोई भी ऐसा कि त्रिकोणीय मुकाबला किसी सीट पर जबरदस्त देखने को मिला हो। दो कोणीय मुकाबले ज्यादा नजर आए हैं। एक कुरुक्षेत्र की बात करें तो बार बार अभय सिंह चौटाला का नाम आता है, लेकिन वो उस हिसाब से जो है मजबूत वाली फाइट जो बननी चाहिए थी, लेकिन ये हुआ कि उन्हें किसान भी उनके साथ चले वहां। उन्हें इस बात का कितना फायदा मिलेगा वो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन एक अभी भी सीटों के और वोट प्रतिशत के मामले में असमंजस की स्थिति जो बनी हुई है वो राजनीतिक दलों में भी बनी हुई है। कांग्रेस भी पूरी तरह खुश नहीं हो सकती, भाजपा भी खुश नहीं हो सकती, क्योंकि किसको क्या लाभ मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का विरोध किसान आंदोलन के कारण कुछ देखने को मिला था, लेकिन वो विरोध वोट में तब्दील हुआ या नहीं, यह कांग्रेस के लोग भी पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते। इसलिए अभी जो है वो मिला जुला सा ही और असमंजस का माहौल सभी सीटों पर है। और एक बात यह मुझे जो लगता है कि कम जो मतदान हुआ है, अगर पूरा आंकड़ा अभी आया नहीं है, अगर कम मतदान हुआ है तो वो जो कम हार जीत वाली सीटें जो 2019 में कहीं अगर रही होगी, वहां का ट्रेंड बदल जाएगा, वहां के परिणाम बदल सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। राजेंद्र जादौन जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजेंद्र जी, आप क्या देख रहे हैं, क्या अनुमान आप लगा पा रहे हैं, किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा इस कम मतदान के दौरान, सामान्य मतदान के दौरान? मतदान कम और ज्यादा से जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है कि किसकी हार और जीत है। उस माहौल से पता चलता है कि माहौल क्या चल रहा है। जी। अब जैसे कि रोहतक में उन्होंने जो है दीपेंद्र हुड्डा ने पूरी ताकत लगा दी चुनाव जीतने के लिए, और वो कोसली विधानसभा क्षेत्र से वो हार गए थे, तो उस विधानसभा क्षेत्र पर उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया और वहाँ जो है जाति समीकरणों को भी साधने का उन्होंने प्रयास किया। तो वैसा लग रहा है कि इस बार जो है उनकी स्थिति मजबूत है और हो सकता है कि वो चुनाव जीत जाए। ऐसे ही सिरसा में भी जो है तो कुमारी शैलजा का जो कांग्रेस की तरफ से है, तो उनका भी माहौल दिखाई दिया और वो जो है उन्होंने काफी प्रयास भी किए और उनका जो पूरा ग्रुप था वो उनके जाने में ही लगा रहा, उनको वोट दिलाने में, क्योंकि और जो कांग्रेस में ग्रुपिज्म है तो दूसरे ग्रुप तो वहाँ गए नहीं, लेकिन उनका जो ग्रुप, उनके ग्रुप के नेता थे वो उनके लिए वोट जुटाने के लिए पहुंचे और वो पहले भी सांसद रह चुके हैं वहां से सिरसा से और उनके फादर भी रहे हुए हैं। तो वो कुछ इस तरह से उनके लिए बीच में बीजेपी आ गई, फिर इनेलो आ गया था, तो 1-2 टर्म वो नहीं रह पाए। लेकिन 28 साल का गैप बड़ा गैप होता है जादौन जी, तो उसके बाद नए वोटर्स वहां पर हैं, तो उनको भी लुभाना एक बड़ी चुनौती होती है इस तरह के माहौल में। हाँ नहीं, वो तो ऐसा है कि उसके लिए तो फिर उन्होंने चुनाव प्रचार किया ही है जी। लेकिन ये है कि बड़े बुजुर्गों की याददाश्त में जो है, हाँ, बिल्कुल, उनकी विरासत रहती है जी, तो वो भी अपने परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ बातें ट्रांसफर करते हैं।
वो तो मैं ये खैर बहुत दावे के साथ हम नहीं कह सकते, लेकिन उनकी स्थिति मजबूत है जी। वो जो है मुकाबले में है, तो ये 2 सीट तो काफी ठीक मानी जा रही है। जी। सोनीपत में भी ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कोई बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, और बाकी की सीटों में भी कड़ा मुकाबला है। तो हम देखते बिल्कुल, हैं कि क्या होता है। लेकिन कुछ सीटें ऐसी ये है हैं कि चर्चाएं त्रिकोणीय और बहुकोणीय मुकाबले के रूप में हो रही है, जिसमें हिसार है, कुरुक्षेत्र है और गुड़गांव का भी जैसा कि जिक्र किया अमित तिवारी जी ने। नहीं, हिसार और कुरुक्षेत्र का ही ज्यादा दिखाई देता है कि जी। वहाँ जेजेपी ने बड़ी ताकत झोंक दी, वैसे तो इन्होंने भी है हम्म। वहाँ, और लेकिन जेजेपी का ये था कि वही दुष्यंत वहां से रहे हुए थे, पर हार भी गए वो जी। तो, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ी ताकत लगाई है वहाँ, और वो उनका विधानसभा क्षेत्र भी उधर ही आता है। तो उस हिसाब से वो कुछ लगता है कि वो उन्होंने जो है त्रिकोणीय मुकाबला बनाया है। बाकी तो जेपी की स्थिति भी वहाँ ठीक थी, और रणजीत चौटाला भी अपना बीजेपी की तरफ से है, तो वो भी अपना कर रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है। त्रिकोणीय मुकाबले तो हिसार और कुरुक्षेत्र में ज्यादा दिखाई दिए, तो लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं लगता कि तीसरा कोण बहुत सफल होता दिखाई दे रहा है कि वो सफल ही हो जाएगा, ऐसी संभावनाएं कम है, क्योंकि मुख्य मुकाबला तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही है। तो ये है, क्षेत्रीय दलों का तो वैसे भी लोग ये मानते हैं कि अगर जीतेंगे भी तो ये अलावा मुद्दे उठाने के क्या कर पाएंगे। लोग ये सोचते हैं कि जो पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में हो उसको वोट दिया जाए, ताकि केंद्रीय योजनाओं का लाभ उठाया जा सके। एक तो ये रहता है। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव है तो राष्ट्रीय मुद्दे ही हावी होते हैं। और अमित, अगर बात की जाए राष्ट्रीय मुद्दों की, तो राष्ट्रीय मुद्दे ही माना जाता है कि लोकसभा चुनाव में हावी रहते हैं। तो कौन कौन से ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहे हैं इस बार? क्या कुछ असर बहुत ज्यादा राष्ट्रीय मुद्दों का रहा है हरियाणा प्रदेश में? केंद्र सीधे रूप में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तो कोशिश एक ही रही है कि जो राम मंदिर का मुद्दा है उसको लेकर राम लहर पर जो सवार उन्होंने कोशिश की, और लगातार जो है वो राम ध्वजाएं ही ज्यादा सभी कंस्टिट्यूएंसीज में देखने को मिली। प्रचार में भी राम मंदिर की बात उठती रही, और साथ साथ एक फिर सरकार का एक जो वादा उन्होंने किया, और एक प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर जो है सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जो है वो सामने रखकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लड़ाई लड़ी, अपनी चुनावी लड़ाई को आगे बढ़ाया। क्योंकि चाहे मनोहर लाल भी थे वो चुनाव मैदान में, चाहे अशोक तंवर थे, नया चेहरा थे बीजेपी के लिए यहाँ भी, और उम्मीदवार बदले थे, तो सभी सीटों पर ही हर एक उम्मीदवार ने यही कोशिश की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट मांगे जाए। और अगर कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने तमाम अपना न्याय पत्र भी रखा, और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की, फिर सरकार के साथ साथ विदेश नीति की बातें भी हुई, ऐसे तमाम मुद्दे हुए। लेकिन स्थानीय मुद्दे जो थे वो गौण नजर आए, और कांग्रेस की ओर से बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे उठाए, किसानी आंदोलन, किसान जवान पहलवान की बातें भी की गई। लेकिन अब उन्हें कितना समर्थन, हालांकि मैं पहले से भी कह चुका हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसान आंदोलन के चलते जो विरोध हो रहा था लगातार, उसको लेकर ग्रामीण भी जो कुछ से कुछ उसमें विरोध में उतरे हुए थे, तो उनके लिए किसानी मुद्दा भी महत्वपूर्ण था। लेकिन किसान निधि के भी कई ऐसे भी मामले आए जब जो किसान निधि सीधे रूप में खाते में आ रही है उसको लेकर भी लोग सोच रहे थे, और कुछ लोग संसद थे जो किसान का नाम लेकर विरोध कर रहे थे। तो इन सब के बीच, इन बातों के बीच में ही जो है वो चुनाव हुआ है। स्थानीय मुद्दे कौन थे, राम मंदिर, राष्ट्रीय मुद्दे, जो अस्थिर सरकार का प्रधानमंत्री का चेहरा, ये तमाम चीजें यहाँ इस चुनाव में नजर आई। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया अमित तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। और राजेंद्र जादव जी भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। वोटिंग फीसद काफी कम जो है वो रहा है इस बार हरियाणा में लोकसभा चुनाव में, और उसी को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे कि क्या वजह रही है और कितना इसका असर जो है वो देखने को मिल सकता है। हालांकि स्थिति साफ हो जाएगी 4 तारीख को, जब चुनाव परिणाम सामने आएंगे, किसे इसका फायदा हुआ और किसे नुकसान, ये 4 तारीख के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।